नमस्कार, स्वागत है आपका विक्रम टॉक्स में। आज हमने एक बेहद ही महत्वपूर्ण मुद्दे पे चर्चा करने के लिए लाइव जुड़े हैं आप लोग के साथ। विक्रम टॉक्स ने पहले ही कहा है कि जो अहम मुद्दे आम नागरिक से जुड़े होंगे उस पे हम चर्चा करेंगे। इस विशेष चर्चा पे पहले बता दूं कि आज के हमारे दो विशेष मेहमान हैं। राजेंद्र गिल साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत शुक्रिया जी। और हमारे साथ जुड़े हैं गौरव गुप्ता। अब मैं आपको गौरव जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है विक्रम टॉक्स पे। नमस्कार विक्रम जी, धन्यवाद बुलाने के लिए। अब मैं पहले लोगों को बता दूं कि आखिर आज का हमारा विशेष मुद्दा क्या है। आखिर हम लोग देख रहे हैं कि स्टॉक मार्केट में काफी उथल पुथल मचा हुआ है। क्यों ऐसा हो रहा है कि ब्लैक मंडे कहा गया है। जो एक्सपर्ट्स होते हैं वो तो अपनी राय रखते हैं, लेकिन जो सबसे अधिक जो इसमें इन्वॉल्व होते हैं, जो शेयर्स लेते हैं, वो होता है आम नागरिक। तो आज इसलिए इसी बात पे हम चर्चा करने के लिए जुड़े हैं। सबसे पहले हम चलेंगे गिल साहब के पास। गिल सर, पहले तो थोड़ा आम भाषा में चीजों को बता दीजिए, है क्या और किस तरीके से चलता है। चलता तो ऐसे ही है। बाकी हर टाइम हम यही मौका ढूंढते हैं कि कब ऐसी सिचुएशन आए और हम कुछ खरीद सकें। अगर एकदम काफी हाई मार्केट होती है तो उसमें लेना भी बहुत मुश्किल हो जाता है, और उसमें अगर ले भी लें तो वो कुछ टाइम के बाद हमारा सारा लाल हो जाता है, लॉस में हम आते हैं। बाई ऑन डिप्स में सबसे बढ़िया टेक्निक है कि जब भी मार्केट डाउन हो, और आजकल रिटेल इन्वेस्टर जो है वो मार्केट में बहुत ज्यादा आ रहे हैं। सबसे ज्यादा हमको जो सेव कर रहे हैं वो रिटेल इन्वेस्टर ही हैं। एफआईआईज हमको फेल करके चले गए हैं, काफी हद तक उन्होंने यहाँ पे लॉस किया हुआ है। तो हम तो रिटेल इन्वेस्टर, और हम खुद भी रिटेल इन्वेस्टर हैं, और हम तो जब मौका मिलता है हम तभी इस मौके को भुना लेना शुरू कर देते हैं। चाहे जो मर्जी हो, ठीक है, एंजॉयमेंट। मैं तो इसको एंजॉयमेंट के तौर पे लेता हूँ। बाकी बढ़िया है, जब भी मौका मिलता है तो मैं तो परचेज करता हूँ। आज भी मैंने परचेज किए थे, और मेरे को दोनों जो परचेज किए थे दोनों बहुत बढ़िया निकले। एक मैंने लिया था जो वो नाम तो अब इस वक्त याद नहीं आएगा, चलो दो आज शेयर लिए थे, बाद में बता दूंगा मैं कौन कौन से लिए थे। हाँ, तो ये मौका बहुत बढ़िया होता है, लोगों को इसमें इन्वेस्ट करना चाहिए। मैंने तो सुबह भी लिखा था कि पैसे इसी में बनते हैं अगर हम बाई ऑन डिप्स में लेंगे तो। गौरव भाई, आपके पास आऊंगा। जब आप वर्किंग होते हैं, चीजें होती हैं, तो आज की डेट में बहुत बड़ा एक इन्वेस्टमेंट भी है शेयर्स का। तो आप किस तरीके से इस चीज को देखते हैं, और जिस तरीके से जब मार्केट चलती है, क्योंकि बहुत से लोग नहीं समझ पाते कि किस तरीके से रन हो रही है चीजों को, आप किस तरीके से इस चीज को देखते हैं। मेरा सीधा मानना है कि ये लंबी रेस के घोड़े हैं शेयर्स। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट अगर आप करते हैं तो आप सेफ हैं। सेफ है बिल्कुल सही। मतलब उतना रिस्क नहीं ले रहे हैं जितना आप इंट्राडे ट्रेडिंग या डेली ट्रेडिंग करते हैं। उसमें उसमें आप ज़्यादा लॉसेस लेते हैं। उसमें आपको ज़्यादा एफर्ट्स भी लगाने पड़ते हैं, ज़्यादा टाइम भी देना पड़ता है। हर हर मूवमेंट को, शेयर के हर मूवमेंट को ट्रैक करना पड़ता है, कहाँ जा रहा है कहाँ नहीं जा रहा। लॉन्ग टर्म में कुछ अच्छे शेयर्स लीजिए, लेकिन लॉन्ग टाइम के लिए लीजिए। और ये जो मूवमेंट है इस समय जो डिप हो रही है, पहले हमें ये समझना भी जरूरी है कि ये डिप हुई क्यों है। ये इतनी बड़ी डिप जो हो रही है इंडियन मार्केट जी, में हमें क्यों आ इसीलिए रही एक है। मेन मुद्दे। जी। हाँ, तो इसका एक बड़ा ही कड़वा सत्य है कि सारा का सारा शेयर मार्केट, इंडियन मार्केट अमेरिकन मार्केट से ड्राइव होता है। अमेरिकन मार्केट से, अमेरिकन पैसे से ड्रिवन मार्केट है हमारा मार्केट भी। तो अभी रिसेंटली अमेरिकन बैंक्स के डेटा आया है जिसमें पता चला कि वहाँ की इन्फ्लेशन बहुत ज्यादा बढ़ गई है। 40 साल का रिकॉर्ड तोड़ के 8% को क्रॉस करके चली गई है इन्फ्लेशन। उसी को करेक्शन करने के लिए वहाँ के सेंट्रल बैंक ने, जैसे हमारे यहाँ पे रिजर्व बैंक है, वो रेपो रेट को चेंज करता है जब इन्फ्लेशन रेट चेंजेस होते हैं। तो वहाँ का सेंट्रल बैंक अब वहाँ के रेपो रेट्स को रिवाइज करने वाला है आज, वेडनेसडे। आज वहाँ के फेड डिपार्टमेंट की और सेंट्रल बैंक की मीटिंग्स हैं जिसमें वो डिसाइड करेंगे कि क्या करना चाहते हैं वो रेपो रेट के साथ। तो लोगों को डाउट यहाँ पर ये है कि अगर लैंडिंग रेट बढ़ गया बैंक्स का, जो कि उनको आशंका है कि 75 बीपीएस बेस पॉइंट्स बढ़ सकता है, जो बहुत बड़ा हाइक है, तो लोन के रेट्स बढ़ जाएंगे। और जो मार्केट में पैसा लगता है, ज्यादातर इन्वेस्टर्स लगाते हैं, जिन्हें हम अपने यहाँ पे एफआईआईज कहते हैं, फॉरेन इन्वेस्टर्स कहते हैं, वो अपना जेब से पैसा नहीं लगाते हैं, वो भी लोन लिया हुआ पैसा मार्केट में लगाते हैं। तो उनकी लोन लेने की कैपेसिटी कम हो जाएगी। इस डर में उन्होंने मार्केट से पैसा निकालना शुरू कर दिया, पैनिक सेलिंग शुरू हो गई पूरे मार्केट में, और वही रिजल्ट हमें दिख रहा है कि मार्केट डाउन जाता जा रहा है। अब जैसा गिल सर ने कहा कि हमें रिटेल इन्वेस्टर्स ने बचा रखा है हमारे मार्केट को थोड़ा थोड़ा, तो ये बिल्कुल सही है। एफआईआई गौरव, निकल गए हैं गौरव अपना पैसा थोड़ा सा, लेके, और जैसे हम गिल लगा साहब रहे पे भी हैं। आऊंगा मैं। गिल साहब भी चाय की चुस्कियां भी ले रहे हैं, भी उन पे भी आऊंगा। लेकिन गौरव, जैसे रिटेल जो मार्केट्स होती हैं, थोड़ा सा इसमें आप अगर डिफरेंशिएट बता सकें, क्योंकि आजकल हम लोग टीवी पे काफी सारे एड्स भी देखते हैं,
चाहे सिप में इंटरेस्ट। तो बहुत से लोग थोड़ा सा जानना चाहते हैं कि आखिर हम किस तरीके से थोड़ी बहुत इसमें शुरुआत कर सकते हैं, थोड़ा सा उस पर भी प्रकाश डालिएगा। आपने बिल्कुल सही टॉपिक छेड़ा। सिर्फ सबसे आसान और सबसे लेस रिस्क वाला तरीका है एसआईपी, जो कि म्यूचुअल फंड्स है। म्यूचुअल फंड्स क्या है? म्यूचुअल फंड एक ग्रुप ऑफ शेयर्स है। आपको नहीं पता कि कौन सा शेयर लेना है, कौन सा सेक्टर लेना है, आईटी इंडस्ट्री अच्छी है इस समय, रिटेल इंडस्ट्री अच्छी है, या क्या बोलते हैं बैंकिंग फाइनेंस क्या इस समय अच्छा चल रहा है, ये आपको नहीं पता। तो इन सबका एक क्लब करके बनाया जाता है म्यूचुअल फंड, जिसका एक फंड मैनेजर होता है, जो पढ़ा लिखा आदमी, इस टॉपिक के बारे में नॉलेज रखता हुआ आदमी और रोज ट्रैक करता हुआ आदमी होता है, जिसे पता होता है। तो बेटर है हम म्यूचुअल फंड के साथ स्टार्ट करें, एसआईपी के साथ स्टार्ट करें, जो कि सिस्टमेटिक है। हर महीने जैसे आप बैंक में आरडी करते हैं 5,000 रुपए की, 10,000 रुपए की, 15-20, जो भी आपके टारगेट है उसके हिसाब से उसके साथ स्टार्ट करें। मैं अपना एग्जांपल अगर देना चाहूँ तो मेरे को आज अपने ऊपर बड़ा अच्छा फील होता है। मैंने अपनी पहली जॉब में, जब मेरी सैलरी कुछ भी नहीं थी, उस समय भी मैंने 5,000 रुपए की एसआईपी स्टार्ट की थी सन 2007 में। और वो मेरे जब मैंने अपना पहला घर खरीदा था, वो उसने मेरे को बड़ा साथ दिया। तो एसआईपी एक सबसे आसान, सबसे इनिशियल तरीका है मार्केट में इन्वेस्ट करने का, रिटेल दिल साहब इन्वेस्टर के आपके लिए। पास भी आऊंगा, लेकिन हमारे साथ जी जी गौरव कुछ कहना चाह रहे हैं आप? नहीं, बस यही कह रहा हूँ। गौरव कुछ कहना चाह रहे हैं आप? नहीं, मैं वही बोल रहा था कि एसआईपी एक आसान तरीका है स्टार्ट करने के लिए रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए। दिल सर आपके पास भी आऊंगा, लेकिन हमारे साथ मयंक भी जुड़ चुके हैं, जो कि काफी इस अभी युवा हैं और काफी इस सेक्टर में नॉलेज रखते हैं। मयंक, आप किस राय के साथ आना चाहते हैं और क्या दर्शकों को बताना चाहेंगे? पहले तो मैं आपका देखिए, स्वागत है। बिल्कुल बिल्कुल धन्यवाद जी। मैं ये बताना चाहता हूँ कि जैसे मार्केट गिरा है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, लोग पैनिक हो जा रहे हैं। लोग पैनिक होके मतलब जितना जल्दी हो सके शेयर्स को बेच के निकलना है, एंड ये सारी चीजें देख रहे हैं। तो पहली बात तो ये है कि आपको पैनिक नहीं होना है भाई। मार्केट गिरा है, आज गिरा है, कल उठेगा ऑब्वियसली। ये गिरना, ये तो जीवन की रीत है ना, जो कहते हैं कि आज दुख है तो कल सुख है। सेम वही वाला हिसाब यहाँ पे। तो आपको डर के भागना नहीं है, यहाँ पे डटे रहना है। दिल बिल्कुल। साहब, और जैसे 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 हमारे साथ युवा मयंक है, वो कह रहे हैं कि डटे रहना चाहिए। मार्केट को आपने भी, भले आप उसको एक तरीके से मौज मस्ती है, लेकिन उसमें किस तरीके से इन्वॉल्व हुआ जाए और किस हद तक इन्वॉल्व होना चाहिए, अगर जिसको एक नॉलेज ना हो। मैं इसीलिए आपसे ज्यादा सवाल पूछना चाहूंगा, क्योंकि हर कोई चाहता है कि यार शेयर मार्केट में जाओ, लेकिन नॉलेज नहीं होती। तो किस तरीके से कम नॉलेज वाला एक्सपर्ट को अगर मैं बैठा देता हूँ, वो इतनी नॉलेज बता देता, तो समझ नहीं पाते। तो कम नॉलेज वाला जैसे आप कर रहे हैं कि अगर कभी नुकसान होता है या फायदा होता है, तो उसको किस तरीके से जुड़ना चाहिए? देखो जी, मैं तो लॉकडाउन जब लगा था तो उन दिनों मैं पहले तो रामायण देखा, फिर महाभारत देखा, पर सबसे होके टाइम सारा पास निकल गया। उसके बाद मैं कहा अब करूं क्या, तो फिर मैंने अपस्टॉक मैंने लिंक ज्वाइन किया। अपस्टॉक ज्वाइन करने के बाद मैंने धीरे धीरे करके छोटी छोटी इन्वेस्टमेंट करनी शुरू की। छोटी छोटी डे ट्रेडिंग भी शुरू कर दी मैंने। जैसे जैसे मैंने ट्रेडिंग करनी शुरू कर दी, चलो उन दिनों दिन भी अच्छे थे, मेरे को प्रॉफिट होता गया। कभी 5,000, कभी 3,000, कभी 2,000 डेली का प्रॉफिट होना शुरू हो गया। मेरे को बड़ी मजेदार लगी मार्केट। मैंने धीरे धीरे ट्रेडिंग छोड़ के फिर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट शुरू कर दी। अच्छा, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट भी बहुत मजेदार लगने लग पड़ी। अब मेरे पास एक दो शेयर ऐसे भी हैं जो काफी अच्छी इन्वेस्टमेंट मेरे को दे रहे हैं, पर मैं उनको अभी भी सेल नहीं कर रहा। हालांकि मैं उसमें से प्रॉफिट नहीं लेना चाहता। मैं भी बिल्कुल अपने गौरव की भाई की तरह से कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करो, 10 साल, 5 साल, 3 साल, 4 साल, इतना तो रख के टारगेट, फिर तुम आगे मूव करो। और पैसा वो लगाओ जो जो जिसकी तुम्हें जरूरत ना हो। गौरव और भाई, ये, करेक्ट, हाँ ये बिल्कुल। जी, दिल साहब ने एक बात कही कि पैसा ऐसा लगाइए जो आपने बचाया या आप कहीं और खर्च करने वाले थे। एक सवाल इंद्रजीत पांडे का आया है कि सर, हाउ इन्वेस्ट इन द बेस्ट शेयर, उसके लिए किस तरीके से आप देखते हैं एक नॉर्मल इंसान की तरह? जी गौरव। बेस्ट शेयर तो देखिए बताना बहुत मुश्किल है किसी के लिए भी। आज कोई शेयर बेस्ट है, कल को दूसरा शेयर बेस्ट हो जाएगा। कुछ पके हुए शेयर्स हैं, रिलायंस हो गया, इन्फोसिस हो गया, ये पके हुए शेयर हैं, ये बेनिफिट दे के जाते ही जाते हैं लॉन्ग टर्म में, तो उनको तो आप होल्ड करके रख सकते हैं। बाकी शॉर्ट टर्म के लिए तो मैं ज़्यादा नहीं बता पाऊंगा, क्योंकि मैं, जैसे दिल साहब ने बोला, मैं लॉन्ग टर्म में इन्वेस्ट करता हूँ। और अभी वो ये टारगेट बेसिस पे इन्वेस्ट कर रखा है मैंने भी, कि 10 साल तक मेरा टारगेट ये है कि जो मेरा पोर्टफोलियो है, मैं उसमें 10 साल तक कुछ ज़्यादा छेड़छाड़ नहीं करने वाला। अगर कोई बड़ी कंपनी के अंदर कोई बड़ा मूवमेंट नहीं हो रहा है, अगर कोई कंपनी डिप कर रही है, या कोई कंपनी का मार्केट में न्यूज इस तरीके की है कि वो शायद मार्केट से एग्जिट करने वाली है, तो बात अलग है। वरना मैं अपने पोर्टफोलियो में छेड़छाड़ नहीं करने वाला। हाँ,
डिप जो बाइंग की बात है, ये मैं जरूर करता हूँ कि जब बाइंग अपॉर्चुनिटीज आती है, जैसे अभी आई हुई है बाइंग अपॉर्चुनिटी, तो अपने पोर्टफोलियो को मैं मल्टीप्लाई करने की कोशिश करता हूँ बजाय नए स्टॉक्स में जाने के। एक ये मैं फॉलो करता हूँ, बजाय नए स्टॉक्स में जाने के लिए अपने ही एवरेज पोर्टफोलियो में से जो शेयर डिप कर गए हैं उनको एवरेज कर लेता हूँ, उनको फिर से खरीद लेता हूँ। तो ये एक अच्छी टिप मेरे को मिली थी अपने सीनियर से, जिन्होंने बताया था कि अपने ही पोर्टफोलियो को मल्टीप्लाई करो, वो ज्यादा बेनिफिशियल रहेगा आपके लिए। गिल साहब, आप कुछ कहना चाह रहे थे? हाँ, मैं कह रहा था पोर्टफोलियो भी ज्यादा बड़ा नहीं बनाना चाहिए, 10-15 शेयर्स का होना चाहिए और एवरेजिंग करनी चाहिए हमको। हमको नए शेयर की तरफ ज्यादा नहीं जाना चाहिए, हमको अपने जो खरीदे हुए शेयर हैं जिन पे हमको भरोसा है उन शेयरों पे हमने एवरेज करनी है। और मैं भी अभी भी वही कर रहा हूँ। हालांकि मेरा पास एक बजाज फाइनेंस का शेयर था और बहुत बढ़िया शेयर है, नंबर 1 का शेयर है, पर वो मेरे 3 लाख से इस वक्त वो 20,000 पर आ गया, पर मैंने उसको छेड़ा बिल्कुल नहीं अभी तक। सबसे ज्यादा उसी में गिरावट हुई है सर मार्केट में। हाँ, उसी में ज्यादा। हाँ, मेरे को फिर भी कोई फर्क नहीं, मैंने 7 लाख उसमें लगा के रखा हुआ है। मेरा 8 नीचे आया। हाँ, 8,000 तक पहुंच गया था। मेरे बेटे ने कहा बेच दो, मैं कहा ना, इसको नहीं बेचना, जो मर्जी कर लो, ठीक है ना। तो एवरेज करो। दिल सर, आपको हाँ, यहीं पे रोकना चाहूंगा। एक सवाल भी हाँ, रितिका सिंह ने पूछा हुआ है कि शेयर हाँ, मार्केट में आने के लिए किसी नॉलेज का होना जरूरी है या उसके बिना भी हम इन्वेस्ट कर सकते हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं, नॉलेज होना बहुत जरूरी है। नॉलेज होना बहुत जरूरी है। शेयर को ट्रैक करना बहुत जरूरी है। शेयर के बारे में पता होना चाहिए, शेयर को कौन कौन रन कर रहे हैं वो देखना चाहिए। मार्केट का जो 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 कंपनी है उसका ट्रैक रिकॉर्ड क्या है, वो आगे ग्रो कर रही है कि नहीं ग्रो कर रही है, उस पर डेट कितना है, मतलब उस पर कर्जा कितना है, वो ये देखना पड़ेगा। मैं तो जब भी कोई शेयर लेता हूँ पहले मैं उसको 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन स्टडी करता हूँ, फिर मैं देखता हूँ कब किस दिन ऊपर जा रहा है, किस दिन नीचे जा रहा है, जब डिप जाएगा तब उसको परचेज करता हूँ। तो इस ऐसे ही मैंने बजाज फाइनेंस, एक मैंने एचएएल लिया, हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड, वो मैंने 800 का लिया, 800 से वो 600 तक पहुंच गया था, मैंने उसको छेड़ा नहीं। आज वो 3.5 लाख से ऊपर मेरे को पे कर रहा है। आज वो 1890 के आसपास, 1870 के आसपास घूम रहा है। यानी कि अच्छे शेयर जो है, अच्छी कंपनी के शेयर हैं, देखो, उनको स्टडी करो और स्टडी करने के बाद एक बार ले लो। और जब तुमने को कॉन्फिडेंस हो गया कि तुमको ये पसंद आ गया, ये तुमको कुछ देकर जाएगा, तो फिर उसके बाद आंखें बंद करके ले लो। फिर मैं पीछे नहीं मुड़ने वाला, ना किसी को एडवाइस करता हूँ। मैं हमेशा यही कहता हूँ, अगर ले लिया है तो फिर उसको एवरेज करो, उसको ठीक करो। हाँ, अगर वो ज्यादा लॉस देना शुरू कर दे तो कोशिश करो फिर उसमें से या तो निकल ही जाओ तो बेटर है। बाकी कोशिश करो फिर उसको लॉन्ग टर्म के लिए छोड़ दो। जैसे गौरव जी ने कहा था कि हमको अपना हॉरिजन जो है 10 साल, 8, 5-6 साल आगे रखना पड़ेगा, तो बात बनेगी। शेयर मार्केट लगातार ऊपर जाती है, नीचे जाती है, ऊपर जाती है, नीचे जाती है, उस पर हमको ज्यादा ध्यान भी नहीं देना चाहिए। ये एक नॉर्मल प्रोसेस है। मयंक, आप युवा हैं, अभी शुरुआत है, कहीं ना कहीं एक होता है जॉब के साथ, तो आप किस तरीके से इस इन्वेस्टमेंट को लेते हैं या आप किस तरीके से सजेस्ट करेंगे, क्योंकि काफी आप नॉलेज रखते हैं इस चीज के बारे में, तो आप किस तरीके से कैरी फॉरवर्ड करते हैं अपनी इन्वेस्टमेंट को और किस तरीके से आगे बढ़ते हैं? देखिए, मेनली इन्वेस्टमेंट का जो पर्पस होता है कि जो भी हमारी वेल्थ है उसको हम क्या करें, मल्टीप्लाई करें। और अभी हम यंग है तो यंग एज में कहते हैं ना कि यंग एज में रिस्क जितना बड़ा लोगे उतने ज्यादा रिवॉर्ड्स आपको मिलेंगे। तो हम यंग एज में है। मेनली जो वॉरेन बफेट है, सबसे बड़े इन्वेस्टर हैं फॉर स्टॉक मार्केट के, उन्होंने कहा कि अगर आप 40 से नीचे हो, 40 से कम एज है, देन आपको रिस्क के साथ जाना चाहिए। यहाँ पे तो कई सारे एग्जाम्पल है, जैसे गिल सर हैं, वो तो 40+ हैं लेकिन फिर भी वो रिस्क ले रहे हैं। वो बात 60+। 60+ है सर, वो रिस्क ले रहे हैं। लेकिन हालांकि सर है 40 में ही। ठीक है, तो वहां पे वॉरेन बफेट कहते हैं कि अगर आप लेस देन 40 इयर्स हैं तो देन आपको रिस्क लेना चाहिए। तो अगर हम इन्वेस्टमेंट करते हैं तो इन्वेस्टमेंट हमें लॉन्ग टर्म के लिए देखनी चाहिए। शॉर्ट टर्म के लिए तो आप कुछ टाइम के लिए प्रॉफिट अर्न कर सकते हो, लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए आप अपनी लाइफ पूरी सिक्योर कर सकते हो। जैसे एसआईपी का एग्जांपल दिया था गौरव गुप्ता सर ने, तो अगर हम एसआईपी करते हैं तो एक तरह से हमें इसके 2 फायदे मिलेंगे। एक तो लॉन्ग रन में हमारी इन्वेस्टमेंट हो जाएगी, प्लस अपने को फाइनेंशियल डिसिप्लिन मिल जाएगा कि अपने को हर महीने इतना पर्टिकुलर अमाउंट क्या करना है, बचा के रखना है। तो इस तरह से हमारी सेविंग भी होगी और साथ में देखा जाए तो लॉन्ग टर्म में बहुत इन्वेस्टमेंट भी कर लेंगे। तो इन्वेस्टमेंट का युवाओं में यही तरीका देखा जाता है, जनरली फ्लो देखा जाता है। मैं थोड़ा सा रोकूंगा गौरव भाई, आपसे पूछना चाहूंगा। मयंक ने एक बात कही कि रिस्क आपको जितना है आप 40 से पहले ले सकते हैं,
लेकिन आपको लगता है कि अगर मान लीजिए किसी ने नॉलेज दे भी ली, तो कभी कभी क्या होता है कि आपको अगर छोटे प्रॉफिट मिल जाते हैं, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट में प्रॉफिट मिल जाते हैं, तो आप कहीं ना कहीं अधिक पैसा लगाने की तरफ चले जाते हैं, जैसे हमने कई मूवीज में भी देख सका है चुके हैं या चीजें हैं। तो उस पर मेंटली बड़ा प्रेशर पड़ता है, क्योंकि जैसे दिल साहब ने भी कहा कि तो युवाओं को ये इसमें आगे बढ़ना चाहिए या संभल के बढ़ना चाहिए, क्योंकि मेंटली प्रेशर आज की डेट में संभाल पाना कहीं ना कहीं हमने देखा है कि कई लोग आत्महत्या जैसे कदम भी उठा लेते हैं। गौरव, आप इस पे क्या सजेस्ट करेंगे? एक क्योंकि कहावत आपने है स्टॉक 2007 में मार्केट के लिए जब एप्लीकेबल। 2007 में आपने इन्वेस्टमेंट शुरू की होगी, शायद मैं के उसी ही एज ग्रुप के आसपास होंगे चीजों का। जी। एक कहावत है स्टॉक मार्केट के लिए एप्लीकेबल कि डोंट पुट ऑल योर एग्स इन अ सिंगल बास्केट। तो आपको डाइवर्सिफाई करने पड़ेंगे अपने इन्वेस्टमेंट। आप सब कुछ स्टॉक मार्केट में नहीं लगा सकते, आप सब कुछ रिटेल इन्वेस्टमेंट में नहीं लगा सकते। आपको म्यूचुअल फंड्स भी करने पड़ेंगे, आपको बैंक्स में भी जाना पड़ेगा, आपको गोल्ड भी रखना पड़ेगा इन्वेस्टमेंट के पर्पज से, आप प्रॉपर्टी में भी इन्वेस्ट कीजिए। आपको डाइवर्सिफाई अपने आप को करना पड़ेगा, क्योंकि अगर मार्केट में रिसेशन आया, मार्केट में डीप आई और आपने सारा का सारा अपना कॉर्पस अमाउंट और आपका जो भी फंड था इन्वेस्टमेंट के लिए आपने सारा एक ही जगह लगा रखा है, तो और वो डाउन जाएगा तो आप मेंटल प्रेशर में आएंगे। क्योंकि पैसा है, एक फैक्टर है, बहुत बड़ा फैक्टर है जो लोगों का क्या बोलते हैं सोशल फैब्रिक और उनको डिमोटिवेट कर सकता है। अगर पैसा डाउन जाता है तो अलग अलग जगह आपको इन्वेस्ट करना पड़ेगा। और जैसा मैंने पहले भी बोला और मयंक ने भी उस बात को छेड़ा थोड़ा सा, मैं उसी बात को फिर से जाना चाहूंगा। एक आपके दर्शक ने भी सवाल पूछा कि कैसे गौरव, आपकी आवाज थोड़ा अगर सा कट हमारे रही है। पास नॉलेज नहीं है या जरूरत है। सबसे गौरव, ज्यादा थोड़ा तरीका सा है बात को म्यूचुअल रिपीट कर फंड दीजिएगा, क्योंकि एसआईपी। आपका हल्का सा मैं नेटवर्क बार कट गया था। बार इस बात को बोलना चाहूंगा। म्यूचुअल फंड एसआईपी में जब आप इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करते हैं तो इन्वेस्टमेंट तो आपका हो गया, आप उसके बाद उस म्यूचुअल फंड में देखिए कि वो क्या क्या शेयर्स ले रहे हैं। उस म्यूचुअल फंड के अंदर हो सकता है उस कैटेगरी के हिसाब से। गौरव, आपकी आवाज थोड़ी सी कट रही है। ओके, मैं कह रहा था कि सबसे आसान तरीका एक नए इन्वेस्टर के लिए होता है म्यूचुअल फंड में एसआईपीज करना। वहां से वो अपने एसआईपीज को ट्रैक भी कर सकता है कि उस एसआईपी के अंदर और उस म्यूचुअल फंड के अंदर कौन कौन से शेयर्स उसकी उसके फाइनेंशियल एडवाइस। चलिए आप आगे मूव कीजिए, मैं अपना नेटवर्क एक बार चेक कर लेता हूँ। गौरव का जब तक थोड़ा सा वो अपने नेट का देखते हैं, दिल साहब आपसे एक चीज पूछना चाहता था। ऐसे क्या हाँ जी। कुछ कारण से रहे हैं जिसकी वजह से मंडे को स्टॉक मार्केट काफी क्रैश हुआ? आम भाषा में लोग काफी लोग जानना चाहते हैं। कारण इसके कई हैं। एक हमारा आरबीआई की तरफ से इंक्रीज हो गया रेट, एक अमेरिका के फेड वालों ने रेट इंक्रीज कर दिया, एक यूक्रेन और रशिया की जो वॉर चल रही है वो बहुत तंग कर रही है। हमारा क्रूड ऑयल जो है उसका प्राइस बहुत बढ़ रही है, 120-22 के आसपास डॉलर पहुंच गई है, वो हमको बहुत इफेक्ट कर रही है। इंटरनेशनल लेवल पे और कई फ्रंट्स, वॉर फ्रंट्स खुलने वाले हैं, खुल रहे हैं, उस वो प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं। यानी कि बहुत सारी अनसर्टेनिटी इस वक्त बाजार में छाई हुई है, जिसकी वजह से बाजार गिर रहा है। हो सकता है कल पुतिन बोल दे जी वॉर खत्म, तो हो सकता है क्रूड ऑयल भी बात सस्ता हो जाएगा और मार्केट फिर वहीं की वहीं नॉर्मल आ जाएगी। अभी तक सिचुएशन ये है कि थोड़ी सी सिचुएशन वोलाटाइल है, अनप्रिडिक्टेबल सिचुएशन है, पता नहीं क्या होना है और क्या नहीं होगा। क्योंकि इसको तो लोग बाहर भी ये पुतिन पता नहीं कौन न्यूक्लियर वार शुरू करता है कि नहीं करता है या क्या क्या प्रॉब्लम है, उसकी वजह से पूरे जो इंटरनेशनल लेवल पे जो मार्केट है ना वो थोड़ी सी सहम गई है। तो वो अभी फेड ने रेट बढ़ाए नहीं है, उससे पहले हमारी मार्केटें डाउन होनी शुरू हो गई हैं। तो ये तो कोई बात नहीं है, ये थोड़े दिन का प्रोसेस है, महीना हो जाएगा, 2 महीने हो जाएगा। गिल सर, हाँ एक जी। अतुल शर्मा जी ने कहा है कि जो मार्केट है वो लगभग मिड जुलाई तक हो सकता है बेहतर स्थिति में हो। बिल्कुल, आप कितना सहमत हैं, असहमत हैं, या क्या लगता है? मैं बिल्कुल सहमत हूँ। जुलाई के तक थोड़ी सी हमारी मानसून, बड़ी अच्छी मानसून शुरू हो जाए और मानसून के से ही बहुत बेनिफिट मिलना शुरू हो जाएगा और हमारी जो मार्केट है वो फिर से ग्रो करनी शुरू कर देगी। मेरे को तो उम्मीद है कि ये और 2-4 दिन में, आज जैसे आज डाउन हुई है मार्केट, कल फिर अप हो जाएगी।
ये हमारे लिए कोई इतनी बड़ी प्रॉब्लम नहीं। एक दिन 1300 डाउन जाती है मार्केट, दूसरे दिन 1700 ऊपर जाती है मार्केट, तो ये कोई इतना बड़ा मैटर नहीं करता। मार्केट का ये नियम ही है कि हमने नीचे जाना, फिर ऊपर जाना, फिर नीचे जाना, फिर ऊपर जाना। इसको हम डेली तौर पर स्टडी करते रहे तो कोई ऐसी बात नहीं है। मार्केट ने ऐसे ही बिहेव करना है, हमको अपने आप को मार्केट के अकॉर्डिंग चेंज करना पड़ेगा। मयंक, एक सवाल है सोनिया जी का, कि क्या आपको लगता है कि बुल मार्केट से हम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं? पहले थोड़ा सा बुल मार्केट के बारे में बताइएगा, ताकि लोग भी थोड़ा समझना बिल्कुल चाहेंगे, बिल्कुल जो आम दर्शक देख रहे हैं। बिल्कुल। बुल मार्केट एक ऐसी सिचुएशन होती है जहाँ पे मतलब जो शेयर्स है, जहाँ पे अपने को ज्यादा प्रॉफिट बनने लगता है, ऐसी सिचुएशन को हम बुल मार्केट बोलते हैं। अब यहाँ पे देखिए, मार्केट में डिप आया है तो ऑब्वियसली एक टाइम तो ऐसा आएगा कि मार्केट ऊपर जाएगा। मेनली क्या होता है मार्केट में, प्रॉफिट का क्या होता है, पैसा तो सेम ही रहता है। वो पैसा क्या होता है, कुछ लोग उसी पैसे से प्रॉफिट बनाते हैं, कुछ लोग उसी पैसे से लॉस बनाते हैं। ये सिनेरियो रहता है। पैसा तो बढ़ने वाला है नहीं मार्केट में, जितना पैसा पहले था उतना पैसा अब भी है। तो यहाँ पे क्या होता है कि कभी ऐसे सिनेरियोज बन जाते हैं, कुछ लोग उन्हीं से क्या करते हैं, प्रॉफिट बना लेते हैं। अब उनको देख के, अब कई सारे लोगों ने हर्षल मेहता की वो देख के, मूवी देख के इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर दी थी। उन्हें लगा कि भाई जैसे हर्षल मेहता ने, उनका टाइम अलग था, अभी का टाइम करंटली डिफरेंट है। अभी आप उतना आसानी से उतना प्रॉफिट नहीं बना सकते जितना उन्होंने अपने टाइम पे बनाया था, उतनी ग्रोथ नहीं कर सकते। तो आपको सोच समझ के देखना है। बुल मार्केट क्या है, जब आपने प्रॉफिट बना लिया तो वो चीज बुल मार्केट हो गई, जब आपने लॉस बनाया तो मार्केट डिप में है। मेन ये सिनेरियो है। तो ऐसा हम कुछ कह नहीं सकते कि बुल मार्केट कब आएगी। हम ये कह सकते हैं कि हाँ, आप प्रॉफिट बना सकते हो आफ्टर जुलाई, या जो भी, जैसा भी सर ने कहा कि जुलाई के बाद थोड़ा सा कंडीशंस बेटर होंगी, वॉर कंडीशंस बेटर होंगी, ज्यादा इन्वेस्टमेंट मार्केट में आएगी, तो हम कह सकते हैं कि थोड़ा सा आप प्रॉफिट ज्यादा इजीली बना सकते हो। लेकिन हम ये नहीं कह सकते कि भाई बुल मार्केट कब आएगी एग्जैक्टली। गौरव भाई, आपका क्या लगता है कि इस बुल मार्केट को लेके चीजों को? बुल मार्केट, मैंने जैसे पहले बोला, मैं शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर नहीं हूँ, तो मैं बुल मार्केट और बियरिश मार्केट में ज़्यादा बिलीव करता नहीं हूँ। तो मैं तो लंबा ही रुकूंगा अभी। और यस, रिकवर होंगी और जल्दी ही रिकवर होंगी चीज़ें। रिटेल इन्वेस्टर्स हमारे मार्केट को होल्ड करके बैठे हैं, और जैसे जैसे यूएस में आज मीटिंग के बाद, फेड की मीटिंग के बाद, या इस हफ्ते में चीज़ें क्लियर होंगी, तो मार्केट में स्टेबिलिटी आना शुरू होगी। लॉन्ग टर्म में आपने कहा कि विश्वास रखें चीजों का। मान लीजिए, जैसे अभी मैं गिल साहब पे भी आऊंगा, लेकिन मान लीजिए कभी कभी ऐसा होता है कि शायद आप फ्लक्चुएशन को या रेगुलर आप उस पर नजर ना बनाए रखें, तो क्या लेके भूल जाएं, या फिर किसी तरीके से इसमें ऐसा हो सकता है कि नहीं, मतलब इसको किस तरीके से लॉन्ग टर्म में लेके जाएं, या कैसे हम कर सकें? इन चीजों पे थोड़ा सा आप अगर हो सके तो बताएं। नहीं, लेके भूलना तो नहीं है बिल्कुल भी। लेके भूल जाएंगे तो लॉसेस होते हैं। आपको ट्रैक नहीं रहता कि कौन सी कंपनी में एग्जिट स्ट्रेटजी आपकी क्या है। तो एक एग्जिट स्ट्रेटजी आपको हमेशा बना के रखनी पड़ेगी आपकी किसी भी इन्वेस्टमेंट के लिए, चाहे लॉन्ग टर्म हो चाहे शॉर्ट टर्म हो। तो वो एग्जिट स्ट्रेटजी दोनों तरफ होगी। आप कितना गेन करना चाहते हैं या आप कितना लॉस बियर करना चाहते हैं, वो दोनों तरफ एग्जिट स्ट्रेटजी बना के रखिए अपनी, कि भाई अगर इफ आई एम टारगेटिंग 15% या 20%, मेरे को अगर ईयरली बेनिफिट मिल जाता है किसी स्टॉक में, तो मैं एग्जिट कर जाऊंगा अगर मेरे को रिक्वायरमेंट है उस पैसे की। या इतना ही अगर मेरे को लॉस हो जाता है तो मैं एग्जिट कर जाऊंगा अगर मैं उससे ज़्यादा होल्ड नहीं कर सकता हूँ उस पैसे को, या वो पैसा मैं कहीं और लगाना चाहता हूँ, कोई अपॉर्चुनिटी है तो ये आपको ट्रैक करना ही पड़ेगा। लगा के भूलना बिल्कुल भी नहीं है। ट्रैक आपका पैसा है, आप ट्रैक नहीं करेंगे तो और कौन ट्रैक करेगा? तो लगा के छोड़ना नहीं है। गिल ये साहब, एक एफडी नहीं है, ये एफडी नहीं है जिसको लगा के भूल जाओ। ये शेयर को रोज ट्रैक करना पड़ेगा, गिल साहब, सुबह एक शाम। चीज, हाँ एक हाँ। मान लीजिए, जैसे आज की जो परिस्थितियां होती है, आदमी कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा व्यस्त होता है चीजों को, वो किस ऐसे एप्स पे, एक सवाल भी है कि किस तरीके से वो एप्स या ऐसी कोई चीज है, मान लीजिए जैसे आजकल के डेट में लोग जो ग्रामीण सेक्टर में, वो भी कहीं ना कहीं जो कुछ कर रहे हैं, वो भी जुड़ा, तो कोई ऐसा ऐप या समथिंग लाइक दैट चीज जहां से उनको ये जानकारी मिल सके कि किस तरीके से हम मॉनिटर करते रखें, या किस तरीके से हम इन्वेस्टमेंट करें, सिप लें या म्यूचुअल फंड्स लें, किस तरीके से, थोड़ा सा क्या बैंक्स इसमें हेल्प करती हैं, या किस तरीके से उनको जानकारी मिल सकती है? आजकल बहुत सारे ऐप्स आ गए, जैसे आप स्टॉक हो गया, 5 पैसा हो गया, जेरोदा हो गया। ये सारे के सारे आपको गाइड भी करते हैं, आपको समझाते भी हैं, आपको ट्रेनिंग भी देते हैं, आपको एसआईपी के बारे में भी बताएंगे, आपको म्यूचुअल फंड के बारे में भी बताएंगे। आप नॉलेज, बाकी यूट्यूब पे तो जितनी मर्जी नॉलेज ले लो, भरी पड़ी है नॉलेज, जब नहीं आपको टाइम मिले। हाँ, गिल साहब, लेकिन ऐप। यहीं पे एक समस्या भी आती है कि ठीक है, वेरीफाइड जो होते होंगे एक्सपर्ट,
जैसे मैंने आज इसीलिए नहीं बैठा है क्योंकि रीजन ये होता है कि ना आम आदमी जो होता है ना वो क्लैरिफाई नहीं कर पाता कि कौन सही है कौन गलत है, तो उसको थोड़ा कैसे वो चुन पाए। नहीं नहीं, आपने यूट्यूब पे कोई एक थोड़ी ना चैनल देखना है, हमने तो 5 चैनल देखने, 6 चैनल देखने हैं, उसी के बारे में हमने, जैसे मतलब दीपक नाइट्रेट में आग लग गई गुजरात में, तो वहां पे क्या लॉस हुआ, कितना लॉस हुआ, उन्होंने रिकवर कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, वो हमको ट्रैक करना पड़ेगा। और दीपक नाइट्रेट 3000 का स्टॉक इस वक्त 1800 पे है, मैंने आज उसको परचेज किया था दीपक नाइट्रेट को 1805 पे 6 पे मैंने उसको आज परचेज किया, और वो अब फिर ग्रो करेगा, ऐसा हो ही नहीं सकता कि वो ना ग्रो करे। आज ये सही टाइम है कि उसको परचेज करना का। बाकी ट्रैक जो हमको बड़े बहुत सारे ऐप्स हैं जो हमको ये बता देंगे कि भैया इसमें क्या हुआ क्या नहीं हुआ। मैं तो यूट्यूब पे ज्यादा भरोसा करके चलता हूँ। यूट्यूब को शाम को सुबह जी न्यूज है, CNBC आवाज है, अपना ET बिजनेस, ये सारे के सारे नॉलेज दे रहे हैं। बैठे बैठे मेरा और कोई काम नहीं, यही कुछ ही करना है बस। मयंक, काम भी करना है, शेयर्स भी देखने हैं, मेंटली कितना प्रेशर हो पाता है चीजों का या कैसे मैनेज होता है? देखिए, अप एंड डाउन अगर कहीं ना जी प्रॉफिट लेना है तो प्रेशर तो लेना पड़ेगा, बिना प्रेशर के प्रॉफिट नहीं आ सकता। बिल्कुल। तो मेनली आप क्या करिए, ये ऐसा नहीं है कि पूरा दिन आप लगाइए, आधा घंटा लगाइए, आधा घंटा सफिशिएंट है। आप देखिए जाके यूट्यूब पे रोज कई सारे चैनल्स हमारे बने हुए हैं, जैसा सर ने कहा कि वहां पे न्यूज आती रहती है कि भाई इस स्टॉक की वैल्यू यहाँ से इंक्रीज हो सकती है, डिक्रीज हो सकती है, साथ में वहां पे रीजंस भी बताते हैं वो साथ में कि भाई आप क्या करिए, ये यहाँ पे ये रीजन हुआ है, इस वजह से इसका स्टॉक गिरा है, ये रीजन हुआ है, इसकी वैल्यू गिरी है। तो आप वहां से देख सकते हैं कि ये रिकवर कर पाएगा या नहीं। और जो बड़ी कंपनीज है, जैसा सर ने एग्जांपल दिया, वो बड़ी कंपनी है तो ऑब्वियसली रिकवर कर जाएगी। भाई आपने मतलब इतने साल से चल रही है और आपको लग रहा है कि आग की वजह से वो कंपनी डूब जाएगी, तो नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं है। उन्होंने अपने कई सारे बैकअप प्लान रखे होंगे, वो कंपनी दोबारा से क्या करेगी, रिकवर करेगी, और रिकवर करेगी तो ऑब्वियसली प्रॉफिट तो जनरेट करेगी। तो इस वजह से क्या कर सकते हैं। और एक ये आपने पूछा था क्वेश्चन कि क्या हम ट्रैक कैसे करें, तो ट्रैक करने के लिए बहुत सारी एप्स हैं, वहां पे आपको ना उनकी पूरी एक एक इन्फॉर्मेशन दे देती है। जैसे ग्रो ऐप करके एक है, वहां पे आपको उनका पास्ट रिकॉर्ड भी बताती है कि भाई लास्ट 10 ईयर में इन्होंने ये प्रॉफिट दिया है, आगे इनके क्या फ्यूचर प्लान्स है, ये सारी चीजें भी ग्रो ऐप में आपको पता लग जाती हैं। तो उसके अकॉर्डिंग भी आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। एंड ये कहना कि मतलब बहुत ज्यादा टाइम लगता है, नहीं, आधा घंटा 1 घंटा सफिशिएंट है हमारा ट्रैक करने के लिए शेयर्स को। थैंक यू मैम। गौरव जी, एक सवाल है अतुल जी का। ए लॉट ऑफ FII हैज स्टार्टेड इन्वेस्टेड इन चाइनीज स्टॉक मार्केट विच इज कॉज ऑफ कंसर्न इन नियर टर्म। आप सवाल स्क्रीन पे भी देख रहे होंगे, क्या कहना है इस पे, क्योंकि कहीं ना कहीं चाइना हमेशा हमारे लिए चीजों के लिए कंसर्न बना रहता है। चाइना और इंडिया दोनों ही एक बड़े मार्केट हैं, दोनों ही बड़े मार्केट हैं FIIs के लिए और पोटेंशियल इन्वेस्टर्स के लिए। क्योंकि इन्वेस्टर्स को कोई किसी मार्केट के सेंटीमेंट से मतलब नहीं है, इन्वेस्टर्स को अपने पैसे से मतलब है, FIIs को अपने पैसे से मतलब है। अगर उनका पैसा चाइना में डबल होता है या चाइना में इंक्रीज होता है तो वो चाइना में इन्वेस्ट करेंगे, अगर उनका पैसा जापान में इन्वेस्ट करने के बाद बढ़ता है तो वो वहाँ इन्वेस्ट करेंगे। तो चाइनीज मार्केट में है पोटेंशियल है, चाइनीज मार्केट में ऐसा नहीं है, नहीं कह सकते कि हम चाइनीज मार्केट में पोटेंशियल नहीं है, वहाँ की मैन्युफैक्चरिंग हब बहुत स्ट्रॉन्ग है। तो FIIs का वहाँ इंडिया से निकल के वहाँ जाना, और ऐसा नहीं कि वो इंडिया से निकले हैं, काफ़ी सारे मार्केट्स में से निकले हैं। और चाइना ने जो अभी रिसेंटली साउथ ईस्ट एशिया में पॉलिटिकल रिलेशनशिप्स डेवलप करी हैं, चाहे वो श्रीलंका हो, पाकिस्तान हो, या और पोर्ट्स हो जो उन्होंने चाइना ने एक्वायर किए हैं, वो एक रीज़न है जो अट्रैक्ट कर रहे हैं FIIs को वहाँ पे पैसा इन्वेस्ट करने के लिए। ये हमारे लिए खतरा मैं नहीं कहूँगा कि ये वो खतरा है इंडिया के मार्केट के लिए, क्योंकि इंडिया का मार्केट भी अभी एक बहुत बड़ा मैच्योर मार्केट नहीं है, इसमें अभी बहुत स्कोप है। अब मैं थोड़ा सा इसको अंत की तरफ लेते चलूंगा। दिल साहब, एक सवाल है कि क्या जो हमें इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए वो पार्ट बाय पार्ट करनी चाहिए, या जैसे अगर गौरव जी की हम माने कि लॉन्ग टर्म में आप कर रहे हैं तो एक साथ ले लें, तो किस तरीके से आदमी को आगे बढ़ना चाहिए अगर कोई शुरुआत कर रहा है तो? नहीं, बिल्कुल पार्ट टाइम थोड़ी थोड़ी करके करनी चाहिए, देख के और सोच के समझ के करनी चाहिए। 5% जो इन्वेस्ट तुम्हारे पास पैसा है उसका 5% तुमने लगाना है, फिर 5% लगाना, फिर 5% लगाना, ऐसे तो चलेगा। अगर वो लमसम में ज्यादा करेंगे तो हो सकता है उसमें लॉस भी हो और हो सकता है उसमें बहुत फायदा भी हो जाए। ये दोनों तरफ का गेम है। इसको हम नॉर्मल है, आर या पार का गेम है फिर।
हाँ, आर या पार का गेम है। अब देखो, मैंने अब जैसे बजाज फाइनेंस की बात कर रहा हूँ, बजाज फाइनेंस मैंने 4,000 रुपये मैंने एकदम पैसे लगा दिए और मेरे को बहुत फायदा भी हुआ। अच्छा, मैं जब मैंने नया नया सीखना शुरू किया था, तब मैंने बजाज फाइनेंस से ही शुरू किया। कभी मेरे को 18,000 का फायदा हो जाए, कभी मेरे को 15,000 का फायदा, पर मेरे को फिर किसी ने कहा नहीं, लॉन्ग टर्म जाओ। अब मैंने लॉन्ग टर्म किया तो वो 3 लाख से वापस 20,000 पर आ गया। कई बार लॉन्ग टर्म के भी नुकसान हो जाते हैं और कई टाइम शॉर्ट टर्म के भी बड़े फायदे हो जाते हैं। दिल साहब, तो मैं तो यही 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 थोड़ा एक समस्या बनी रहती है कि लॉन्ग टर्म जाए, शॉर्ट टर्म जाए, क्योंकि एक बार अगर बेनिफिट हो गया तो आप कहीं ना कहीं प्रेस ऑन हो जाते हैं कि चलो लॉन्ग टर्म चलते हैं, लेकिन अगर शॉर्ट टर्म में नुकसान हो गया तो आप बैकअप भी कर जाते हैं। तो ऐसे लोगों को क्या कहेंगे? मान लीजिए कभी कभी शॉर्ट टर्म लगाते हैं और नुकसान हो जाता है। शॉर्ट टाइम का नुकसान बैकअप वो नहीं ठीक होता है, लॉन्ग टर्म का नुकसान फिर भी रिकवर हो जाता है। शॉर्ट टाइम में फायदा, क्योंकि जब मैंने लॉकडाउन के पीरियड में शुरू किया था तब मेरे को बहुत फायदा होना शुरू हो गया। पर लॉन्ग टर्म ही जो सबसे सेफ है। जो हमारी इंटरडे ट्रेडिंग है वो इतनी सेफ नहीं है, उसमें लॉस होने के भी चांसेस बहुत ज्यादा हैं। ये अलग बात अब है और कि हमेशा पैसा, और हाँ, हमेशा बोलिए। पैसा वो लगाएं जो रिस्क फ्री पैसा है, मतलब जिस पे बिल्कुल, आप मैं ये डिपेंडेंट सबसे नहीं बड़ी है। सब हाँ, सबसे बड़ी एडवाइस यही है कि वो पैसा जिसका आपने कोई यूज नहीं करना उसको लगाओ, अदरवाइज मार्केट में ना जाओ। अगर एफडी करा लो, कुछ और करा लो, हाँ तुम्हारे पास फालतू मनी है, एक्स्ट्रा मनी है, तुम उसको इन्वेस्ट कर सकते हो। मैं कुछ जाते जाते युवाओं को कुछ कहना चाहेंगे, क्योंकि मैं एंड की तरफ ले जाऊंगा, तो पहले आपकी लूंगा, फिर गौरव जी के पास चलूंगा, और लास्ट में हमारे आज के जो मेन है दिल साहब, उनसे भी लेते चलूंगा कि आखिर वो क्या राय देना चाहते हैं, क्या सजेस्ट करना चाहते हैं। जो लोग भी हमारे इस वीडियोस को देखेंगे और उनके मन में जो सवाल है कि हम आगे बढ़े नहीं बढ़े, या मार्केट जो इतनी फ्लक्चुएट होती है, क्योंकि कभी कभी खबरों से भी इंसान डर जाता है चीजों को। अरे ब्लैक वहां पे मंडे हो गया, ये तो पूरा क्रैश हो गया, तो कहीं ना कहीं वो एक डर अंदर आ जाता है और कहीं ना कहीं वो मेंटली बहुत वो हो जाता है। तो पहले आपसे। जी बिल्कुल, देखिए लॉस तो हुआ है, ऐसी कोई बात नहीं है, लॉस तो हुआ है जो सच है मार्केट का, लेकिन ये करना कि लॉस को सुन के आप मार्केट से बाहर आ जाओ, ऐसा नहीं है। आपकी जो भी एसआईपीज चल रही हैं आप उनको करिए, उनको लगातार कंटिन्यू करिए, और ज्यादातर ट्राई करिए कि आप क्या करिए, लॉन्ग टर्म में इन्वेस्टमेंट की सोचिए। क्योंकि शॉर्ट टर्म में क्या होता है कि कहते हैं ना, किसी भी चीज का सक्सेस का शॉर्टकट नहीं होता। तो यहाँ पे शॉर्ट रन में आप बना तो सकते हैं प्रॉफिट, लेकिन अगर देखा जाए तो लॉन्ग टर्म के पर्पज से अगर आपको कोई सामान लेना है, कोई आपको एसेट परचेज करनी है, तो उसमें आपको हेल्प करेगा लॉन्ग रन ही। क्योंकि लॉन्ग रन में जब लॉस होता है तो वो बाउंस बैक हो जाता है। तो इसलिए पहला तो ये सजेशन है कि आपको घबराना नहीं है, आपको इन्वेस्टमेंट करनी है लगातार। ठीक है, मतलब अभी नया पैसा लगाने में तो बहुत फायदा है, क्योंकि अभी सारी पूरी मार्केट आपकी डिप में है। आपको सस्ते में, मतलब ज्यादा पैसा देना भी नहीं पड़ेगा, थोड़े पैसे में ही आपको ज्यादा शेयर्स मिल जाएंगे और उनकी वैल्यू आगे फ्यूचर में ज्यादा इंक्रीज हो सकती है। तो आप यहाँ पे परचेज कर सकते हैं शेयर्स की। एंड मेरा ये सजेशन होगा कि सबको, जितने भी युवा हैं जो अभी जिन्होंने अपनी फर्स्ट जॉब स्टार्ट करी है, उन्हें थोड़ा थोड़ा कुछ पर्टिकुलर अमाउंट इन्वेस्ट करना चाहिए। अगर आपको शेयर मार्केट की नॉलेज नहीं है तो आप एसआईपी में इन्वेस्ट कर सकते हैं, वो सबसे सेफ ऑप्शन होता है। बहुत बहुत धन्यवाद मयंक, आपने अपने गौरव, मैं आप पे आऊंगा, आपकी राय भी लूंगा, लेकिन एक सवाल भी इसी समय आ गया है। उस सवाल को आप स्क्रीन पे भी देख सकते हैं। अलीबाबा मेड अ कमेंट अगेंस्ट चाइनीज गवर्नमेंट एंड रिटर्न इट लॉस्ट 2,000 crore in a one day, which impacted Paytm shares as well, as it was the main invest in Paytm mall business, but now it has excited that business। क्या कहेंगे इस पे, जो अतुल जी ने ये बात कही है कि जो अली बाबा, काफी हमने सुना भी है इसके बारे में, बीच में काफी चर्चा में भी रहा था। क्या कहेंगे इसका जो पेटीएम, इसके बारे में आपको कुछ आइडिया या क्या बताना चाहेंगे? ये तो मार्केट के समीकरण है, ये तो चलते ही रहेंगे हमेशा। कोई आपके एंजल इन्वेस्टर या कोई आपके इन्वेस्टर्स होंगे जो बैकआउट कर जाएंगे आपकी कंपनी में से। अभी हमने रिसेंटली देखा, अगर आप बाईजूस की सक्सेस देखें तो बाईजूस बाईजूस पे भी चाइनीज बैंक्स ने पैसा लगाया, तो और बाईजूस बाईजूस की आप ग्रोथ देखिए अभी कहाँ से कहाँ पहुंच गया है। व्हाइट हेड जूनियर को भी एक्वायर किया, और भी बड़े बड़े लेवल पे स्पॉन्सरशिप मार्केट में बाईजूस दे रहा है। तो कोई गिरा है मार्केट में तो कोई उठेगा। पेटीएम, एक मैं तो मानता हूँ पेटीएम कभी भी एक अच्छा स्टॉक नहीं था खरीदने के लिए। जब वो आया था मार्केट में तब भी अच्छा स्टॉक नहीं था पेटीएम। अगर आप पेटीएम की बुक्स उठा के देखेंगे तो उसमें कहीं कोई प्रॉफिट आपको दिखाई नहीं देता था। तो एक एक हाइप थी पेटीएम के चारों तरफ जब उसका आईपीओ आया था। मैं भी उस आईपीओ के स्टॉक में, मैं भी उस आईपीओ में फंसा हूँ थोड़ा। तो लेकिन वो एक हाइप थी, उसमें कोई ज़्यादा दम नहीं था। तो ये सब तो चलता रहेगा, इन्वेस्टर्स आपके बैकआउट करेंगे, कभी आपके पास इन्वेस्टर्स और ज़्यादा आएंगे। तो
इसीलिए लॉन्ग टर्म का होराइजन इंपॉर्टेंट है आपका। एक स्टॉक को पकड़ के मत चलिए, किसी एक स्टॉक के साथ इमोशनल मत होइए, आगे चलते चलिए। गौरव, लॉन्ग टर्म की बात हो रही है, चलते चलते थोड़ा सा ये भी सजेशन, इस पूरी जो डिबेट के दौरान एक चीज समझ में आई, चाहे गिल साहब हो, चाहे मयंक हो, चाहे आप हो, एक बात रखी कि आप छोटा खिलाड़ी मत बनिए, लंबा रेस का घोड़ा बनिए, लंबा चलिए। तो ये लंबा कितना चलना है? अगर आप लॉन्ग टर्म की बात करते हैं तो वो लॉन्ग टर्म कितना है? 2 साल, 4 साल? टारगेट्स, आपके टारगेट्स क्या हैं? आपके टारगेट्स क्या है? सपोज मेरी उम्र आज 22 साल है, 20 साल है जब मैंने स्टार्ट किया इन्वेस्टमेंट, तो आपका टारगेट शायद होगा कि मैं अगले आने वाले 5 6 7 सालों में अपने लिए एक नया घर खरीद लूँ, 7 8 साल में एक नया घर खरीद लूँ, या पहले एक गाड़ी ले लूँ। तो ये आपका टारगेट है। अपने टारगेट से स्पेसिफिक आप एग्जिट कीजिए मार्केट से उतने उतने अमाउंट के लिए। पूरा अमाउंट मत निकालिए, पूरा अमाउंट मत डालिए एक साथ। फिर आपका, मान लीजिए आपकी उम्र 35 साल है आज की तारीख में, अब आपका अगला टारगेट है कि आप अपने क्या बोलते हैं, रिटायरमेंट को सिक्योर करना चाहते हैं, तो एक रिटायरमेंट का फंड आपको तैयार करके रख लेना है। तो इस टारगेट को जब आप पकड़ के चलेंगे, हो सकता है आपके बच्चों की शादी आपका अगला टारगेट हो सकता है। 35 साल की उम्र में, 40 साल की उम्र में आपका अगला टारगेट होगा बच्चों की शादी के लिए या उनकी हायर एजुकेशन के लिए एक फंड आपको चाहिए। तो ये टारगेट स्पेसिफिक अप्रोच अगर आप रखोगे, अलग अलग बकेट्स बना के रखोगे, तो ज़्यादा, मेरे को लगता है ज़्यादा सक्सेस कर पाएंगे और ज़्यादा पीसफुली इन्वेस्ट करके मार्केट में रह सकते हैं, बजाय हर एक डिप पे और हर एक बुल रन पे आप मार्केट से एग्जिट करें या इन्वेस्ट करें। दिल सर, जैसे गौरव जी ने भी कहा कि लगातार मार्केट बनिए और टारगेट सेट कीजिए। जिस तरीके से आप आफ्टर रिटायरमेंट, बहुत जैसे आपने कहा कि कोरोना काल आया और शायद वो पहली बार ऐसा रहा होगा कि जब हम सबको थोड़ा घरों में रहना पड़ा और हर कुछ ने एक नई कोशिश करनी की कि अपने आप को बिजी रख सके। आपने हो बिल्कुल। सकता है शौकिया शौकिया तौर पे शुरू किया हो और फिर इंटरेस्ट आने लगा तो चीजें, लेकिन आज की डेट में कहीं ना कहीं जैसे गौरव जी ने कहा कि हर एक के जो इंसान है उसको टारगेट बहुत अचीव करने का होता है कि भाई शादी करना है, फिर बच्चे हैं या अदर पेरेंट्स के लिए कुछ करना है, रिटायरमेंट प्लान करना है। तो आपने तो भले शौक किया, लेकिन आप क्या सजेस्ट करेंगे, चाहे वो आपकी उम्र के हो या उनके लिए, चीजों के लिए जो आफ्टर रिटायरमेंट आज आपको देखने के बाद काफी लोग प्रेरित होंगे कि कहीं ना कहीं जिस तरीके से आपने एक शुरुआत की और काफी अच्छा आप कर रहे हैं, तो उनके लिए आप क्या क्या सजेस्ट करेंगे? नहीं देखो, ये हर उम्र के लिए अलग अलग टारगेट्स हैं। गौरव जी ने जैसे बताया 20 साल के लिए लगे, 35 साल के लिए लगे, 40 साल के लिए लगे। अब मैं जिस उम्र में मैंने शुरू किया है, मेरा कोई टारगेट नहीं है। मैं तो सिर्फ अपना टाइम किल करने के लिए सुबह 9 से 9:15 से लेके 3:30 का टाइम। हाँ। गिल साहब देखिए, आप आज तो ये बात कह रहे हैं, भले आप ये कह रहे हैं कि आपने उससे, लेकिन कहीं ना कहीं आप जो चीज कर रहे हैं वो किल टाइम नहीं कर रहे, आप प्रोडक्टिविटी यूज कर रहे हैं उस टाइम नहीं, की। वो डबल बेनिफिट है ना, मेरे को वो डबल बेनिफिट है तो कि मेरे को अपना टाइम भी। बहुत से लोग आज देखने के बाद कहीं ना कहीं ये सोचेंगे कि मैं भी यार अपना 1 2 घंटे इन्वेस्टमेंट को समझने या करने के लिए दूं, और या फिर आपको देख के जो नई पीढ़ी के, जैसे गौरव ने कहा कि यार अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं इन्वेस्टमेंट का ये फायदा हो कि अपने वो जो टारगेट थे उन्होंने जो लेके चले छोटे टारगेट की, पहले मुझे घर करना है या चीजें करनी, तो उन्होंने अपने एक्स्ट्रा पैसे से जो शायद वो पार्टीज में यूज करते या कहीं घूमने में, उसको उन्होंने शुरुआती तौर में लगाया और आज कहीं ना कहीं वो फैमिली के साथ उस चीज को एंजॉय कर पा रहे हैं, चाहे घर हो या चीजें, और वो कहीं ना कहीं बड़े। तो मेन डिस्कशन ही ये था कि किस तरीके से फायदा मार्केट का गिरने से या वो फायदा हो सकता है टारगेट, तो उसके लिए आप क्या राय देंगे? ना, उसके लिए तो यही है कि आपने टारगेट सेट करो और उस टारगेट के अकॉर्डिंग अपने आप को आगे बढ़ाते चलो। जब आपका टारगेट हो तो आप उसमें से एग्जिट, ये गौरव जी ने भी बहुत बढ़िया बात की कि ये आपको पता होना चाहिए कि मैंने कब एग्जिट करना और कब मैंने उसमें एंटर करना है। हमारे को 365 दिन में सिर्फ 30 या 40 दिन ऐसे मिलते हैं जिसमें हमको एंटर करना है मार्केट में, बाकी के सारे दिन बेकार हैं। अब ये तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है कि तुम वो 30 दिनों को पहचान भी पाते हो कि नहीं, तुमको वो लगता है कि ठीक है कि नहीं। और एक सबसे बड़ी जो वॉरेन बफेट की बात कर रहे हैं कि जब लोग डरे हुए हों, जब लोग डर जाएं तब इन्वेस्ट करो, और जब लोग ग्रीडी हो जाए तब छोड़ दो। इसलिए जब भी मतलब अब जब सब लोग मार्केट से भागने की कोशिश कर रहे हैं, अब ये राइट टाइम है आपका इन्वेस्ट करने का। अगर आपके पास है स्पेयर मनी तो आप जरूर इन्वेस्ट करो और 1 2 घंटे जरूर ट्रैक करो। ये तो गौरव जैसे और ये मेरे जो दूसरे साथी उनके जैसे, पर अगर मेरे जैसी उम्र वाले हैं तो हमको तो चलो सारा दिन में टाइम भी पास करना है, प्रोडक्टिविटी भी करनी है और कुछ ना कुछ अर्न भी हो जाता, और सबसे बढ़िया बात है। तो मेरे को तो इसमें फायदा ही हुआ, नुकसान अभी तक नहीं हुआ। अभी तक भी मैं 20% प्लस में जा रहा हूँ, जबकि मैं 50% प्लस पे था आज से कुछ टाइम पहले, और मैं 50% से 20% पे आऊंगा, मैं आज भी फायदे में हूँ। तो मेरा तो सबको ये राय है
कि थोड़ा थोड़ा करके एसआईपी करके म्यूचुअल फंड करके जैसे भी है इन्वेस्ट करो। ये लॉन्ग टर्म मार्केट है, इसमें फायदा होएगा ही होएगा, बिल्कुल जरूर होगा। गौरव, बस चलते चलते एक मन में और सवाल, एक चीज भी आई कि अगर आप बड़ा पैसा लगाते हैं तो बड़े की उम्मीद, जैसे आपने टारगेट सेट करने की बात कही कि स्पेयर मनी है, लेकिन कभी कभी क्या होता है कि जब आप अर्ली एज में कमा रहे होते हैं तो स्पेयर मनी ज्यादा होता है, क्योंकि ना तो उस समय आपको पेरेंट्स को देना होता है, क्योंकि वो लोग भी अपना कुछ, तो बड़ा पैसा मार्केट में लेके जाएं या केवल छोटा छोटा पैसा लेके जाएं? नहीं, दोनों स्ट्रेटेजीज लेके चलनी पड़ेगी आपको। जैसा मयंक भाई ने पहले बात करी, एक डिसिप्लिन, फाइनेंशियल डिसिप्लिन भी लाइफ में लाना पड़ेगा। जैसे मैंने अपने करियर के अर्ली एज में एक एडवाइस अच्छे से फॉलो करी थी कि पहले इन्वेस्टमेंट, उसके बाद एक्सपेंसेस। आपकी सैलरी का कुछ भी पार्ट आया या आपकी इनकम का कुछ भी पार्ट आया, आप पहले इन्वेस्टमेंट करेंगे एक डिसिप्लिन के साथ। मान लीजिए 100 रुपये आप कमा रहे हैं और आपने सोच रखा है कि मैं 30 रुपये इन्वेस्ट करूंगा, तो उस 30 के बाद मेरे हाथ में 70 रुपये हैं, उनको मैं कैसे खर्च करना चाहता हूँ। ये नहीं कि 100 में से पहले खर्चा कर लिया, बचे 10 आखिरी में, चलो अब इसको इन्वेस्ट कर देता हूँ। तो इन्वेस्टमेंट अपनी जगह, इन्वेस्टमेंट का बकेट अपनी जगह चलती रहेगी, उसके बाद आप अपने खर्चे कीजिए। और स्पेयर बकेट की जहाँ तक बात है, वो बड़े इन्वेस्टमेंट के लिए है। ये सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट करने हैं तो पहले आप अपनी सेविंग वो कीजिए, इन्वेस्टमेंट कीजिए, उसके बाद एक्सपेंसेस। और अगर बड़े इन्वेस्टमेंट करने हैं, उनके लिए हम कह रहे थे कि स्पेयर मनी अगर आपके पास है तो वो बड़े इन्वेस्टमेंट के लिए जाइए, लॉन्ग टर्म के लिए पड़े रहने दीजिए उनको। स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करके रखिए और लॉन्ग टर्म के लिए पड़े रहने दीजिए। मयंक, चलते चलते एक चीज आई है कि ड्यूरिंग कोविड, सवाल भी मैं एक बार स्क्रीन पे कर देता हूँ कि ड्यूरिंग कोविड टाइम द नंबर ऑफ डेकर अकाउंट रोज टू 8 करोड़ फ्रॉम 1 करोड़, विच सॉ ए ह्यूज नंबर ऑफ रिटेल इन्वेस्टर इनफ्लो इन मार्केट्स। क्या कहेंगे? बिल्कुल बिल्कुल। कोविड में क्या हुआ था कि लोगों के पास करने के लिए कुछ था नहीं, जैसा सर का भी एग्जांपल है कि करने के लिए कोई था नहीं, कहीं बाहर जाके जॉब करना नहीं, अपने पास अच्छा खासा टाइम बचा है। तो कुछ लोग क्या कर रहे थे उस टाइम पे, कुछ लोगों ने तो नेटफ्लिक्स एंड चिल करा, एंड बाकी बचे हुए थे जिनको मतलब वो सारी चीजें, अपना टाइम वेस्ट नहीं करना था, कुछ पैसा कमाना था, तो उन्होंने दो चीजें में उस टाइम इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करी थी। एक तो क्रिप्टो करेंसी में स्टार्ट करी थी एंड दूसरा इसमें स्टॉक मार्केट में। तो उस वजह से जो वो फ्लो दिख रहा है ना कि 1 करोड़ से वो सीधा 8 करोड़ हो गया, तो वो लोग आए। अब कई लोगों ने उसमें प्रॉफिट बनाया होगा, कई लोगों ने प्रॉफिट नहीं बनाया होगा। जिन लोगों ने प्रॉफिट नहीं बनाया वो छोड़ के चले गए, और जिन्होंने प्रॉफिट बनाया होगा वो अभी भी लगे हुए हैं सर की तरह। सर, मैं चलते चलते, लेकिन मयंक ने एक बात छेड़ दी, मेरा मन कह रहा है उस पर एक सवाल कर ही लूं आप दोनों से। दिल साहब, पहले क्रिप्टो करेंसी भी एक जो नए आजकल बहुत सी चीजें आने लगती हैं, तो ये क्रिप्टो करेंसी में जाएं या चीजें, ये आप लोग को नहीं, क्योंकि अब आप ज्यादा खाली टाइम को यूटिलाइज करें, प्रोडक्टिव करें, तो इस पे भी आप गए थे क्या? क्रिप्टो करेंसी में तो बिल्कुल नहीं जाना चाहिए, क्योंकि उसके बारे में पता ही कुछ नहीं कि क्या होने वाला और क्या नहीं होगा। इसके बारे में हमको पता कि भैया हमने इस कंपनी का शेयर लिया है, इसकी ये ट्रैक रिकॉर्ड है, इसमें इतना कर्जा है, इसने इतना प्रॉफिट अर्न किया है, इसकी पीई रेशियो इतनी है, ये कितनी ग्रो कर रही है, ईयर ऑन ईयर कितनी ग्रो कर रही है, क्वार्टर बाई क्वार्टर कितनी ग्रो कर रही है, हमको ये सब कुछ पता है। क्रिप्टो करेंसी में हमको कुछ नहीं पता कि हम क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। हम एक बार पैसे लगा लेते हैं, अगले दिन देखते हैं वो 15% डाउन हो गया, उससे अगले दिन देखते हैं वो 20%, 80। अब मैंने जो क्रिप्टो करेंसी पे लगाया उसमें 80% डाउन जा रहा है। तो मैं क्रिप्टो करेंसी को तो बिल्कुल नहीं एडवाइज करूंगा कि कोई ले। और आज मैं सुन रहा था, आज टीवी पे आ रहा था कि ये क्रिप्टो करेंसी किसी दिन जीरो पे आ जाएगी, जो इसके हालात है। इसलिए मैं क्रिप्टो करेंसी पे तो नहीं एडवाइज करूंगा। हाँ, शेयर मार्केट को थोड़ा सा स्टडी कर लो, स्टडी करके उस पर इन्वेस्ट करो, वो जरूर आपको कुछ ना कुछ पे दे के जाएगी, भागना नहीं वहां से। गौरव जी, चलते चलते आप ये भी बता दीजिए कि अतुल जी ने कहा कि इन्वेस्टिंग इन द क्रिप्टो इज लाइक यू डोंट नो द एड्रेस ऑफ होम एंड यू आर बेटिंग ऑन द ओनर ऑफ द होम। क्या कहेंगे? बिल्कुल सही बोल रहे हैं, बिल्कुल सही बोल रहे हैं, बिल्कुल सही बोल रहे हैं। क्रिप्टो करेंसी एक, मतलब मेरे को लगता है सिर्फ एक एक्सपेरिमेंट है आज की तारीख में, अभी भी एक एक्सपेरिमेंट है, और इसको गवर्नमेंट की बैकिंग्स नहीं है। सबसे मेन रीजन क्रिप्टो करेंसी का ना अप्लाई करने का है कि गवर्नमेंट की बैकिंग्स नहीं है। कुछ क्रिप्टोज हैं जिनके यूज केसेस हैं जो ट्रांजेक्शन्स में यूज होती हैं, और तो उन क्रिप्टो करेंसीज में तो लोगों को पैसा बना के दिया है, लेकिन ये भी नहीं पता कि कब तक दे रहे हैं। बाकी बहुत सारी क्रिप्टो करेंसीज ऐसे ही हैं जिनका कोई मार्केट में यूज केस भी नहीं है अभी, जिनको कोई एक्सेप्ट भी नहीं कर रहा है एज अ लीगल टेंडर, और एज अ ट्रांजेक्शनल वैल्यू उनकी कोई नहीं है। तो क्रिप्टो बहुत रिस्की मार्केट है अभी, और इंडियन गवर्नमेंट की बैकिंग नहीं है, चाइना गवर्नमेंट की बैकिंग नहीं है। ये दो बड़े मार्केट हैं साउथ ईस्ट एशिया में, इन दोनों की बैकिंग नहीं है। तो क्रिप्टो करेंसी एक सेफ बेट आज की तारीख में तो नहीं है, अभी तो नहीं है। नहीं,
तो मैं सभी का पहले गौरव जी, आपका, मयंक आपका, बिल साहब आपका, सभी का धन्यवाद करना चाहूंगा कि आपने कीमती समय निकाला और आज एक बेहतरीन मुद्दे पे चर्चा की और कई आज नॉलेजफुल बातें हुई जहां पे, और आगे मैं विक्रम टॉक्स की जो हमेशा कोशिश रही है कि आम जनता के साथ जुड़ेंगे, उनके सरोकार से जो सवाल है उन्हीं पे हम चर्चाएं करेंगे, आगे भी ऐसे चर्चा करते रहेंगे। लेकिन आज जो निष्कर्ष निकल रहा है वो ये है कि इन्वेस्टमेंट कीजिए, मार्केट से डरिए मत, और दिल साहब ने जैसे कहा कि अगर मार्केट नीचे जा रही है तो सबसे बेस्ट टाइम है खरीदने का, और साथ में अपने टाइम को प्रोडक्टिव बनाते हुए जरूर, चाहे एसआईपी कीजिए जैसे गौरव जी ने कहा, चाहे एसआईपी कीजिए, चाहे म्यूचुअल फंड्स कीजिए, आप पहले उसकी नॉलेज लें। जैसे मयंक ने भी कहा कि अगर आप यंग एज में उसको लगाने जा रहे हैं तो उससे पहले अपनी नॉलेज को गेन करें, बढ़ाएं, और लगातार हाफ एन आवर, अगर आप शुरुआत में इतना इंटरेस्टेड नहीं है और आप चाहते हैं तो हाफ एन आवर या 1 घंटा उस चीज को पढ़ने और उसके लिए दें, सभी सुविधाएं आपके उपलब्ध। तो बहुत बहुत सभी का धन्यवाद। धन्यवाद। धन्यवाद।